द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेशन या वीएनएस। ये एक बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन है। मतलब ये शरीर की अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इस्तेमाल करके बीमारियों का इलाज करने की कोशिश करती है। खास तौर पर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट और आंत से जुड़ी समस्याओं पर इसके असर को देखेंगे, जो ब्रेन गट एक्सिस मतलब मस्तिष्क और आंत के बीच के गहरे संबंध पर काम करती है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो यही है, क्या हमारे पास जो रेफरेंस है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नॉन इन्वेजिव वीएनएस पेट की इन जटिल बीमारियों के लिए वाकई एक असरदार और सुरक्षित थेरेपी है, या फिर मौजूदा सबूत इतने शुरुआती और कमज़ोर हैं कि इसे एक सिद्ध इलाज मानना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए, जो बात मुझे इस तकनीक के बारे में सबसे ज़्यादा उत्साहित करती है वो ये है कि हम पहली बार दवाओं के बिना सीधे शरीर के अपने ही सिस्टम से बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि रेफरेंस में दिए गए नियंत्रित परीक्षणों के परिणाम साफ तौर पर दिखाते हैं कि नॉन इन्वेजिव वीएनएस इन मुश्किल बीमारियों के लिए एक बेहद उम्मीद भरा, सुरक्षित और फायदेमंद तरीका है। और मैं भी इस क्षेत्र को लेकर उत्सुक हूँ, लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पर मेरा काम उत्साह पर लगाम लगाना और सबूतों को ठंडे दिमाग से देखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मैं यह तर्क दूंगी कि इन अध्ययनों की गंभीर सीमाओं को देखते हुए, जैसे छोटे सैंपल साइज और बायस का खतरा, वीएनएस के असर के बारे में कोई भी ठोस नतीजा निकालना अभी अपरिपक्व है। मैं आपकी सावधानी समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सबूतों का पलड़ा आशावाद की तरफ भारी है। वीएनएस एक बायोइलेक्ट्रिक तकनीक है जो वेगस नर्व को उत्तेजित करती है, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये नर्व हमारे शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन के सिस्टम को कंट्रोल करती है। जिस व्यवस्थित समीक्षा यानी सिस्टमैटिक रिव्यू का हम रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें 7 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के कुल 644 मरीजों को शामिल किया गया। इन अध्ययनों में नॉन इन्वेजिव वीएनएस के 2 मुख्य तरीकों पर ध्यान दिया गया। एक है ट्रांसक्यूटेनियस ऑरिकुलर वीएनएस यानी टीएवीएनएस, जिसमें कान के जरिए नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, और दूसरा है परक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व फील्ड स्टिमुलेशन या पिनफेस। और दोनों ही तरीकों ने फंक्शनल डिस्पेप्सिया, इरिटेबल बावल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज जैसी बीमारियों में नकली स्टिमुलेशन, जिसे शैम स्टिमुलेशन कहते हैं, उसकी तुलना में लक्षणों में जबरदस्त राहत दी। मरीजों ने पेट दर्द और सूजन में कमी, बेहतर जीवन की गुणवत्ता और बीमारी की एक्टिविटी में कमी महसूस की। और सबसे अहम बात, यह प्रक्रिया बेहद सुरक्षित है। रिपोर्ट किए गए साइड इफेक्ट्स की दर सिर्फ 3.6% थी और कोई भी गंभीर समस्या सामने नहीं आई। ये इसे पारंपरिक दवाओं का एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है। मैं ये मानती हूँ कि इस तकनीक में अकादमिक रुचि है, लेकिन हमें रेफरेंस में लिखी चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समीक्षा के लेखक खुद कहते हैं, और मैं उनके शब्दों को दोहरा रही हूँ, कि ये नतीजे छोटे सैंपल साइज वाले अध्ययनों से लिए गए हैं और सिर्फ शुरुआती अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा इन अध्ययनों के मेथड में गंभीर समस्याएं हैं। रेफरेंस के अनुसार कई अध्ययनों में हाई रिस्क ऑफ बायस था, मतलब नतीजों के पक्षपाती होने का खतरा बहुत ज्यादा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें ब्लाइंडिंग ठीक से नहीं की गई थी। अब देखिए, ब्लाइंडिंग का मतलब है कि न तो मरीज को और न ही डॉक्टर को पता होता है कि असली इलाज किसे मिल रहा है और नकली किसे। ये इसलिए जरूरी है, खासकर इन बीमारियों में जहां प्लेसिबो असर, यानी सिर्फ ये सोचने से कि इलाज हो रहा है, 40% तक मरीजों को आराम मिल जाता है। जब मरीजों को पता हो कि उन्हें असली डिवाइस मिला है, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि असर डिवाइस का है या उनके भरोसे का? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन अध्ययनों में बहुत ज्यादा विषमता थी, हेटेरोजेनिटी थी। किसी ने कोई नतीजा मापा तो किसी ने कोई और, किसी ने स्टिमुलेशन की एक सेटिंग इस्तेमाल की तो किसी ने दूसरी। इस वजह से हम इनकी सीधे तुलना नहीं कर सकते। इसलिए ये सकारात्मक नतीजे उतने ठोस नहीं हैं जितने वे पहली नज़र में दिखते हैं। आप मेथोडोलॉजी की कमियों पर ध्यान दे रहे हैं और वो जायज़ हैं, लेकिन क्या हम उन मरीजों के अनुभव को नज़रअंदाज कर सकते हैं जिन्हें सच में फ़ायदा हुआ? मैं आपको नतीजों पर वापस लाना चाहूँगा। आंकड़े खुद बोलते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया के एक अध्ययन में वीएनएस ग्रुप्स में प्रतिक्रिया दर 81.2% और 75.9% थी,
जबकि नकली यानी शैम ग्रुप में सिर्फ 47%। ये लगभग 2 गुना असर है। आईबीएस के लिए एक दूसरे अध्ययन में 81% मरीजों ने अपने लक्षणों में सुधार की बात कही, जबकि शैम ग्रुप में सिर्फ 26% ने। ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल नंबर्स नहीं है, ये उन लोगों के लिए जीवन बदलने वाले सुधार हैं जो सालों से दर्द और परेशानी में जी रहे थे। आपकी बात में दम है, पर यहीं हमें और गहराई में जाने की जरूरत है। 81% की प्रतिक्रिया दर सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन क्या रेफरेंस ये बताता है कि ये सुधार कितना गहरा था? क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए या बस थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे? असल में रेफरेंस के लेखक खुद इन असाधारण रूप से अच्छे नतीजों पर सवाल उठाते हैं, खासकर एफडी वाले अध्ययन में। वो लिखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये चुने गए अंतिम बिंदुओं एंड पॉइंट्स के चयन से प्रभावित हो। सीधे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि उन्होंने वही नतीजे नापे हों जिनमें सुधार दिखने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन फिर भी 47% के मुकाबले 81% एक बहुत बड़ा अंतर है। प्लेसिबो असर भी इतना बड़ा अंतर पैदा नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि कुछ तो असली असर हो रहा है। शायद, लेकिन फिर उस आईबीएस अध्ययन का क्या, जिसमें आपने 81% सुधार की बात की? उसी रेफरेंस में ये भी लिखा है कि जब इलाज खत्म हो गया तो उसके 8 से 12 हफ्तों बाद फॉलोअप में असली और नकली ग्रुप के बीच कोई खास अंतर नहीं बचा था। ये इसके लॉन्ग टर्म फायदों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अगर असर सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये एक स्थायी समाधान है? और आईबीडी वाले अध्ययन की तो बात ही क्या करें, वो सिर्फ 22 बच्चों पर किया गया था। इतने छोटे और खास ग्रुप से पूरी आबादी के लिए कोई भी भरोसेमंद नतीजा निकालना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। आप लॉन्ग टर्म फायदों और छोटे सैंपल साइज की बात कर रहे हैं, और यहीं पर हमें सिर्फ मरीजों के बताए लक्षणों से आगे बढ़कर ये देखना होगा कि शरीर के अंदर असल में क्या हो रहा है। हमारे पास इसके बायोलॉजिकल सबूत भी हैं जो एक असली शारीरिक असर की तरफ इशारा करते हैं। उसी छोटे आईबीडी अध्ययन में वीएनएस ने फेकल कैल्प्रोटेक्टिन के स्तर को काफी कम कर दिया। ये सूजन का एक स्थापित मार्कर है। दिलचस्प बात यह है कि शैम ग्रुप में इसका स्तर असल में बढ़ गया था। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये एक ठोस बायोलॉजिकल डेटा है। एक मिनट, यहीं पर मुझे आपसे असहमति है। आप उस आईबीडी स्टडी के एक अहम पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाँ, ये छोटी थी और हाँ, उसमें कैल्प्रोटेक्टिन कम हुआ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उन 22 बच्चों में से 18 पहले से ही दूसरी शक्तिशाली दवाएं ले रहे थे। ये एक बहुत बड़ा कन्फाउंडिंग फैक्टर है, यानी एक ऐसा कारक जो नतीजों को पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कैल्प्रोटेक्टिन में कमी वीएनएस की वजह से हुई और उन दवाओं की वजह से नहीं? ये पता लगाना नामुमकिन है। रेफरेंस के लेखक खुद चेतावनी देते हैं कि 22 मरीजों वाले एक अध्ययन से ऐसे नतीजे निकालने में सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, आईबीडी अध्ययन की अपनी सीमाएं हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आईबीएस वाले दूसरे अध्ययन का क्या, जिसमें वीएनएस ने सीरम टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जैसे सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस को कम किया? ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव सबूत है। ये दिखाता है कि वीएनएस शरीर के कोलिनर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे को सक्रिय कर रहा है। यह एक जाना माना न्यूरो इम्यून मैकेनिज्म है। ये प्लेसिबो से कहीं बढ़कर है। ये एक दिलचस्प जैविक संकेत है, मैं इसे इनकार नहीं करूंगी। लेकिन हमें एक दिलचस्प संकेत और एक सिद्ध चिकित्सीय तंत्र के बीच फर्क करना होगा। पहली बात, आईबीएस को मुख्य रूप से आईबीडी की तरह एक सूजन वाली बीमारी नहीं माना जाता। तो इन साइटोकिन्स में थोड़ी सी कमी आने की क्लिनिकल अहमियत क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है। क्या इससे मरीज के लक्षण सच में बेहतर होते हैं या ये सिर्फ लैब में दिखने वाला एक नंबर है? दूसरी बात, ये अध्ययन भी छोटा था। विज्ञान ऐसे काम नहीं करता कि हम छोटे छोटे अध्ययनों से अपनी पसंद के सकारात्मक डेटा निकालकर एक कहानी बना लें। हमें बड़े मजबूत अध्ययनों की जरूरत है जो इन शुरुआती संकेतों की पुष्टि करें। अभी हमारे पास वो नहीं है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्रभावशीलता पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन हम इस तकनीक के सबसे मजबूत पहलू को कैसे नकार सकते हैं? इसकी सुरक्षा और व्यावहारिकता। नॉन इन्वेसिव वीएनएस अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित है।
सिर्फ 3.6% की दर से मामूली साइड इफेक्ट्स जैसे कान में हल्की असुविधा या झुंझुनी, कोई गंभीर जटिलताएं रिपोर्ट नहीं की गई हैं। इसकी तुलना उन शक्तिशाली दवाओं से करें जैसे आईबीडी के लिए बायोलॉजिक्स, जिनके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और जो बहुत महंगी भी होती हैं। वीएनएस एक नॉन इन्वेसिव, मरीज के लिए आसान और संभावित रूप से ज्यादा किफायती विकल्प है। एक ऐसी थेरेपी के लिए जो इतना फायदा दिखा रही है, ऐसी सेफ्टी प्रोफाइल असाधारण है। यह लो रिस्क हाई पोटेंशियल रिवॉर्ड वाला मामला है। फिर भी बेकार ही होता है, और हम अभी भी लाभ पर बहस कर रहे हैं। यहाँ असली और बड़ी समस्या मानकीकरण की कमी है, जो सीधे तौर पर नतीजों के भरोसे को कम करती है। रेफरेंस साफ तौर पर बताता है कि सबसे अच्छे स्टिमुलेशन पैरामीटर्स जैसे फ्रीक्वेंसी, तीव्रता या इलाज की अवधि पर कोई सहमति नहीं है। लेकिन अलग अलग मरीजों को अलग अलग सेटिंग्स की जरूरत हो सकती है। ये तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर एक कदम है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। सोचिए, अगर सिरदर्द के लिए एक डॉक्टर आपको 100 मिलीग्राम की गोली दे, दूसरा 500 की और तीसरा कहे कि इसे अपने माथे पर मलो, तो आप नतीजों की तुलना कैसे करेंगी? वीएनएस अभी उसी दौर में है। हर अध्ययन ने थोड़ा अलग तरीका अपनाया। इससे भी बुरा, अलग अलग अध्ययनों ने अलग अलग शैम कंट्रोल का इस्तेमाल किया। कुछ ने तो उत्तेजना के लिए शरीर के बिल्कुल अलग हिस्सों जैसे पिंडली का इस्तेमाल किया। इससे ये गंभीर चिंता पैदा होती है, और मैं फिर से रेफरेंस से कह रही हूँ कि क्या प्रतिभागियों को पता था कि उन्हें कौन सा उपचार मिल रहा है? अगर मरीज को पता है कि उसके कान में कुछ हो रहा है और दूसरे के पैर में, तो ब्लाइंडिंग तो वहीं खत्म हो गई। जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड, भरोसेमंद प्रोटोकॉल ही नहीं है, तो हम नतीजों को कैसे दोहरा सकते हैं या डॉक्टरों को एक खास इलाज की सलाह कैसे दे सकते हैं? हम अभी उस मंजिल से बहुत दूर हैं। सारांश में मेरा दृष्टिकोण ये है कि सबूत अपनी सभी सीमाओं के बावजूद लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। कई नियंत्रित परीक्षणों में नॉन इन्वेसिव वीएनएस ने एक बेहतरीन सेफ्टी प्रोफाइल के साथ लक्षणों में महत्वपूर्ण राहत और मापने योग्य सूजन-रोधी प्रभाव दिखाए हैं। हाँ, शोध जारी है और बड़े परीक्षणों की जरूरत है, लेकिन सकारात्मक शुरुआती नतीजों की यह निरंतरता इसे जीआई की मुश्किल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बेहद उम्मीद भरा गैर औषधीय विकल्प बनाती है। सबूत एक असली चिकित्सीय असर की ओर इशारा करते हैं, जिसे हमें खारिज करने के बजाय और बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। हमें इस क्षमता को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे शुरुआती अध्ययन परफेक्ट नहीं थे। और मेरा सारांश ये है कि वीएनएस बेशक रिसर्च का एक रोमांचक क्षेत्र है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसे लाने के लिए मौजूदा सबूतों का आधार काफ़ी मजबूत नहीं है। छोटे सैंपल साइज, बायस का बड़ा खतरा, प्लेसिबो की ऊंची दर और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की कमी का मतलब है कि जो असर हम देख रहे हैं वो शायद बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो या भरोसे के लायक ना हो। हमें इन शुरुआती नतीजों की व्याख्या बहुत सावधानी से करनी चाहिए और वीएनएस को एक मुख्य धारा की थेरेपी मानने से पहले बड़े मेथोडोलॉजिकली मजबूत परीक्षणों का इंतजार करना चाहिए। उत्साह को कभी भी सबूतों से आगे नहीं निकलने देना चाहिए, खासकर जब मरीजों की सेहत का सवाल हो। मुझे लगता है हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ब्रेन गट एक्सिस की जटिलता वीएनएस जैसे नए और अभिनव तरीकों की मांग करती है। हमें दवाओं से आगे सोचने की जरूरत है कि एक उम्मीद भरे शुरुआती शोध और एक स्थापित क्लिनिकल प्रैक्टिस के बीच कितना बड़ा फासला होता है, और ये हमारे श्रोताओं पर है कि वे इस तकनीक की क्षमता को इसकी मौजूदा सीमाओं के सामने रखकर अपना नजरिया बनाएं।